वेलकम बैक। 2026 शुरू हो गया है और सबसे बड़ी खबर है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मडूरो, निकोलस मडूरो, उसको यूएस ने कैप्चर कर लिया है। एंड ऐसी बातें चल रही है कि अभी न्यूयॉर्क में उनको जाके रखा हुआ है और वेनेजुएला पे अटैक होने वाला था। मैंने अपने आई थिंक 13 या 14 दिसंबर के विवेक्स डॉट ब्लॉग पे, अपना जो ब्लॉग मैं डेली लिखता हूँ, उस पर भी मैंने बोला था कि 2026 में यूएसए जो है वो अटैक करेगी वेनेजुएला पे। एंड देर आर वेरी टेलटेल साइंस जो जिन्होंने बताया था कि जो यूएस है वो अटैक करेगी वेनेजुएला पे। पहले तो अगर हम देखते हैं तो जो गतिविधि थी जो पेंटागन की, जहाँ पे यूएस की सीक्रेट सर्विस काम करती है, वहाँ पे गतिविधि बढ़ गई थी। और सबसे बड़ा जो एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है वो होता है कि नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर्स। तो वहाँ पे जो पिज़्ज़ा आउटलेट्स होते हैं आसपास में, जो पेंटागन होता है उसके आउटलेट्स जो है आसपास के, डोमिनोज और वो सब, पिज़्ज़ा हट, वो सब, वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ गया था। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस थिंग। ऐसा नहीं कि ये बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप खुद ही ट्रैक कर सकते हो। गूगल पे जाके आप देख लो कि एक्टिविटी कैसी चल रही है। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लेट नाइट ऑर्डर्स जो होते हैं पिज़्ज़ा के, वो ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। और ये जो अमेरिकन्स होता है वो अपने ऐसे रोटी सब्जी खाते नहीं है, उन लोग पिज़्ज़ा खाते ज़्यादा। तो वहाँ पे उन्होंने रात भर बैठ बैठ के काम करना शुरू किया था। और इंसान रात भर काम करता है, भूखा होता है, तो खाना मंगाता है और पिज़्ज़ा इज़ देयर हॉट फेवरेट आइटम। तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो पेंटागन के आसपास के जो डोमिनोज और जो पिज़्ज़ा सेंटर है उसके ऊपर क्लोजली ट्रैक करते हैं, वॉच रखते हैं। तो समथिंग अराउंड 11-12 दिसंबर को जो एक्टिविटीज़ है पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की वो ज़्यादा हो गई थी और आसपास के आउटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसी के चलते अपने को पता चल गया था कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो करने वाला है। सो मेरी दो थियरी निकली थी इसमें कि पहला तो एप्स्टीन फाइल्स के लिए दे आर पुलिंग ऑल नाइटर्स। और एप्स्टीन फाइल्स भी रिलीज़ किया था, आई थिंक 15 या 16 के आसपास उन्होंने कुछ रिलीज़ किया था 10 दिसंबर के। एंड वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं था। और उसके बाद में फिर जाके ऐसा लगा कि वेनेजुएला जो है उसके ऊपर अटैक होने की तैयारी शुरू हो रही है। और मैंने क्लियरली लिखा था ब्लॉग के अंदर कि यूएस जो है वो अटैक करेगा। एंड अटैक हो गया है वेनेजुएला के ऊपर। और जो प्रेसिडेंट थे, और ऐसा कहते हैं कि उनकी वाइफ भी जो थे उनको अपने घर से, देर आर सम सोर्सेज जो कहते हैं उनको अपने बेडरूम से बाल पकड़कर उनकी वाइफ को, जो है यूएस के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है, उन्होंने लेके गए। आई एम नॉट श्योर अभी कितना सच है कितना गलत है, बट कुछ सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि उनको अपने घर से ऐसे रात के 2:30-3 बजे के आसपास लेकर गए। एंड इसमें वेनेजुएला की आर्मी जो है वो भी कुछ कर नहीं पाई, ऐसा बोलते हैं लोग। बातें ऐसी होती है, उड़ती उड़ती खबर आती है कि वेनेजुएला के आर्मी और जो पूरे जो डिफेंस फोर्स थे वो भी बिक चुके थे, उनको भी मस्त एकदम माल मलाई दे के उनका भी पेट भर दिया गया था। तो ये बात हुई अटैक की, जो मैंने पहले ही 15 दिन पहले क्लियरली बताई थी, 15-20 दिन पहले। अभी बात आते हैं कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक क्यों किया। ये सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है देखने का। तो अपने जो पूरी दुनिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, और हम कह सकते हैं कि जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, वेनेजुएला के पास में सबसे ज़्यादा ऑयल है। और ऑयल इज़ द करेंसी। अगर किसी के पास भी ऑयल ज़्यादा है तो आप देख लोगे पास्ट में भी वो सब सारी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ था। बट अभी ऑयल तो आप बोलोगे सऊदी के पास भी है, यमन के पास भी है, और दूसरे सारे जो ओपेक प्लस कंट्रीज है उनके पास भी है। तो वाई द अटैक ऑन स्पेसिफिकली वेनेजुएला? तो इसके लिए अपने को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। लेट्स गो बैक इन 1970। 1970 में क्या हुआ था कि हेनरी किसिंगर करके यूएस स्टेट सेक्रेटरी एक हुआ करते थे। उन्होंने सऊदी के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बोला कि सऊदी जो भी ट्रेड करेगा, अपना ऑयल बेचेगा, तो वो ट्रेड लोकल करेंसी में नहीं करेगा, तो उसको ट्रेड करना पड़ेगा डॉलर में। तो 1970 से लेके क्या हुआ कि एक पेट्रो डॉलर करके एक नया टर्म, नया ट्रेड स्टार्ट हुआ, जिसमें नॉट ओनली सऊदी बट दुनिया के जो भी सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको अपना तेल बेचना है तो बेचना पड़ेगा डॉलर में। और उसके सामने यूएस ने क्या किया कि सऊदी को अपना जो मिलिट्री सपोर्ट है वो दे दिया। तो आज के तारीख में भी, टिल डेट 2026 में भी, सऊदी के जो ऑयल रिजर्व्स जो है, जो भी अपने जो ऑयल फील्ड्स होती है, ड्रिल्स होती है, वहाँ पे सारा सब जो प्रोटेक्शन जो दिया जाता है, वहाँ पे सऊदी की खुद की गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, खुद की सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी जो है वहाँ पे आर्मी उनको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम ऑल द रिबेल्स एंड द अदर ग्रुप। और सारा सिक्योरिटी जो बचाया हुआ है, जो सारा सिक्योरिटी सर्विस जो दिया गया है, वो अमेरिका देता है। तो अमेरिका ने बोला कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो सबसे
धुरंधर है बोल सकते हैं, और सबसे काबिल आर्मी है अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारे पास जो भी वेपन्स है वो एकदम टॉप ग्रेड के हैं, तो हम आपको बचा के रखेंगे। और वहाँ से पेट्रोल डॉलर जो है वहाँ का शुरुआत हुआ। अभी पेट्रोल डॉलर आते आते क्या हुआ ना कि सारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी उन्होंने सारा ट्रेड यूएस डॉलर में करना शुरू कर दिया। और 1917 में आई थिंक निक्सन ने अपना जो गोल्ड था वो निकाल दिया। गोल्ड बैक जो था करेंसी का, कि अगर कोई भी आप करेंसी प्रिंट करते हो तो उसके पीछे आपको प्रूफिंग चाहिए गोल्ड की, कि अभी समझो मैं 100 डॉलर प्रिंट करता हूँ तो मेरे पीछे $100 इक्विवेलेंट का गोल्ड होना चाहिए। दिस वॉज द अर्ली स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है उन्होंने निकाल दिया, बोला कि भैया अभी हम $1000 में प्रिंट करेंगे, हमको गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भले गोल्ड हो ना हो, हम $1000 प्रिंट कर लेंगे एंड इन गॉड वी ट्रस्ट, और जो भी पैसा है वो हम विल प्रिंट वर्चुअली आउट ऑफ थिन एयर। तो उसके चलते यूएस जो करेंसी है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। एंड फिर बाद में ये पेट्रो डॉलर आ गया। तो अभी दुनिया में कहीं पे भी आपको चाहे आपको सुबह का दूध चाहिए, या फिर आपको सुबह का टूथपेस्ट चाहिए, या फिर सुबह को आपको चाय पानी करने के लिए आपकी चाय कॉफ़ी हो, दोपहर के खाने जो हो, खाना जो अपना लगता है वो, वहाँ से लेके फिर आपके घर की सारी चीज़ होती है वो आपको चाहिए। तो वो कैसे आपको कैसे पहुँचेगी, उसके लिए आपको लॉजिस्टिक लगेगा। उसके लिए लॉजिस्टिक के लिए आपको तेल लगेगा, ईंधन लगेगा, चाहे फिर वो अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो उसके चलते क्या हो गया ना कि डिपेंडेंस सारे कंट्री का हो गया डॉलर के ऊपर, और डॉलर जो है रिजर्व करेंसी बन गई। बट डॉलर रिजर्व करेंसी बनते बनते कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जैसे जिन्होंने अपोज किया, जिसमें रशिया थी, चाइना थी। ये सारे कंट्रीज बोलते हैं कि भैया वाई वी आर ट्रेडिंग इन डॉलर। हमको अगर अगर समझो चाइना अगर कोई तेल खरीद रहा है, चाइना की जो करेंसी है, उनकी जो नेशनल करेंसी है वो युआन है, ठीक है। अगर रशिया जो है वो ट्रेड करता है, अगर वो ऑयल अगर किसी को खरीदता है, किसी को बेचता है, अभी तो रशिया जो है वो बेचता है ऑयल, बट अगर दूसरा कुछ ट्रेड कर रहा है तो वाई दे शुड पे इन डॉलर। रशिया का जो ऑफिशियल करेंसी है वो रूबल है। सेम इंडिया की बात कर ले, अगर इंडिया को भी तेल खरीदना है तो भैया मैं रुपया दूंगा ना, मैं क्यों डॉलर खरीदूँ, डॉलर के ऊपर रिलाई करूँ। तो सारे कंट्री का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था कि भैया हम यूएस डॉलर को क्यों ट्रेड करें, अगर हमको हमारे घर पे कोई चीज़ मंगानी है तो हम अपनी हमारी करेंसी यूज़ करेंगे, हम डॉलर यूज़ नहीं करेंगे। और इसके चलते फिर यूएस को थोड़ा सा आक्रोश हो गया, यूएस बोलता है ऑफेंड हो गया थोड़ा कि यार तुम लोग मेरा डॉलर यूज़ नहीं कर रहे हो। तो यूएस जो भी चाइना के खिलाफ हो गया, रशिया के खिलाफ हो गया, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो ब्रिक्स कंट्री थी जिसमें इंडिया भी आता है उसके खिलाफ हो गया कि भैया आप लोग मेरा डॉलर यूज़ करो, नहीं तो फिर मैं आपको सबक सिखाऊंगा। तो ब्रिक्स को थोड़ा सा वहाँ से प्रेशराइज किया गया, बट ब्रिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो सारी ब्रिक्स कंट्रीज है, तो वो प्रेशराइज नहीं हुए, और अंदर अंदर ब्रिक्स जो अपना करेंसी जो है वो डेवलप करा था। अभी भी पिछले साल भी ऐसी बात हुई है कि ब्रिक्स जो अपना खुद का एक करेंसी निकालेगा, और वो होगा ब्लॉकचेन या क्रिप्टो बेस्ड रहेगा। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी कि ब्रिक्स वाले अगर अपना कुछ करेंसी निकालते हैं तो उनके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। बात ये आती है कि चाइना, रशिया और ईरान, ये तीन कंट्री जो है वो आपस में जो ट्रेड करती है वो अपने करेंसी में हिट करती है। अगर रशिया कुछ ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ तो वो लोग रूबल और युआन में करेंगे। वैसे ही अगर ईरान भी ट्रेड करता है तो ईरान ने भी बोला कि भाई हम अपना जो डॉलर है उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम जो लोकल करेंसी है जैसे इंडिया के साथ में ट्रेड करता है तो हम ईरान के साथ में ऐसे समझौते पे आए थे कि विल ट्रेड इन रुपीस। वैसे ही ये सारी कंट्रीज ने डॉलर छोड़ के अपनी करेंसी यूज करना शुरू कर दिया, और एक नया टर्म डिनोमिनेट हुआ जिसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। जो रिलायंस ऑन डॉलर है वो हम कम कर देंगे और अपनी जो लोकल करेंसीज है उसके अंदर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट इसके ऊपर जो यूएस है उसके पेट में थोड़ा सा पानी हिलना शुरू हुआ, बोला कि यार ये तो अपना जो डोमिनेंस है अक्रॉस द ग्लोबल ट्रेड, अब जिसके पास ग्लोबल ट्रेड पे डोमिनेंस रहेगा वो पूरे दुनिया पे राज करेगा, वो बादशाह बनेगा। तो बोलता है अपना जो डी डॉलराइजेशन होगा ना उसके चलते मेरा जो कंट्रोल है ग्लोबल इकोनॉमी से वो धीरे धीरे हल्का होते जाएगा। और इसी के चलते अपने पास क्रिप्टो करेंसीज भी आई जैसे कि बिटकॉइन आ गया एंड ऑल। जो डी डॉलराइजेशन की जो थियरी है उसके ऊपर स्ट्रांगली बनी। लोग बोलते हैं कि हम लोकल करेंसी कोई होती है, इंडिया, चाइना, रशिया या फिर दूसरी कोई भी कंट्री हो, उसकी करेंसी ना वापरे। इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूएस का डॉलर ना वापरे। और जो क्रिप्टो सपोर्टर्स होते हैं, क्रिप्टो एंथ्यूज जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने फिर क्रिप्टो करेंसी जो होता है बिटकॉइन जो वो यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड नाउ देर आर वाइड अडॉप्शन, देर आर वेरी वाइड मासेस ऑफ पीपल हु आर यूजिंग बिटकॉइन एज द मीन्स ऑफ पेमेंट। और ऐसा बोलते हैं कि बिटकॉइन जो है वो आगे जाके अगले 10, 15, 20, 25 साल के बाद में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक करेंसी हो जाएगा या फिर ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो जाएगा। और इसी के चलते आप देखोगे बिटकॉइन का भाव आज मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लेटेस्ट मैंने चेक किया था 1 करोड़ 10 लाख के आसपास गया था, अभी जाके 80-90 लाख के आसपास एक बिटकॉइन ट्रेड करता होगा।
एंड बिटकॉइन जो है वो फिर 21 मिलियन जो है बिटकॉइन ही सिर्फ क्रिएट किए जाएगी, उससे ज़्यादा फिर उसकी जो कैपिंग है करेंसी की वो हो जाएगी, फिर उससे ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो माइंड नहीं किए जाएंगे। बट यूएस डॉलर की बात कर लो, या इंडिया के रुपए की बात कर लो, या चाइना के युआन की बात कर लो, या रशिया के रूबल की बात कर लो, ये आप इनफाइनाइटली प्रिंट कर सकते हो। तो लोग ऐसा बोलते हैं यार कोई चीज़ अगर इनफाइनाइटली प्रिंट हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या रही। इसीलिए आज गोल्ड सिल्वर में आप देख लो रैली इसीलिए आई है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इनफाइनाइट नहीं, वो भी फाइनाइट है, उसकी भी क्वांटिटी लिमिटेड है, प्रीशियस मेटल्स है, रेयर मेटल है, तो उसके चलते गोल्ड और सिल्वर के जो स्टॉक्स है, या फिर आप बोलते हो तो जो वैल्यू है, स्टॉक तो गलत चीज़ होगी, बट गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है वो दाम बढ़ गई होगी। अगर आप बात करते हो ईटीएफ की, गोल्ड ईटीएफ भी बढ़ चुके हैं, सिल्वर ईटीएफ भी बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिन चलते, और ये सब प्रीएम्प्टिव रैली थी कि जो यूएसए जो है वो वेनेजुला पे अटैक करेगा, और ये सारी जो गोल्ड सिल्वर में रैली आई थी वो भी एक प्रीएम्प्टिव रैली थी। अगेन कमिंग बैक टू डी डॉलराइजेशन में फिर बिटकॉइन भी आ जाता है, फिर जो अपनी ब्रिक्स कंट्रीज है वो भी डी डॉलराइजेशन में, स्पेसिफिकली रशिया, चाइना एंड ईरान डी डॉलराइजेशन में लीड कर रही है, और उसके चलते फिर थोड़े कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस हुए, और ये बात शुरू हुई थी डी डॉलराइजेशन की 2000 साल से, जहाँ पे फिर गद्दाफी जो है लीबिया में, वहाँ पे जाके गद्दाफी को जो उनका सत्ता था, उनका सत्ता पलटा हुआ, फिर उनको लिंचिंग किया गया, मास लिंचिंग है, फिर उनको लटका गया, फांसी लटकाया गया, मारा गया था। एंड बाद में फिर ऐसी दूसरी कंट्रीज भी है जिन्होंने, गद्दाफी ने बोला था कि अपना जो करेंसी होगा वो गोल्ड बेस होगा, फिर उन्होंने कुछ अफ्रीकन गोल्ड के बेसिस पे अपनी जो ट्रेड है वो की थी। अभी सेम था वेनेजुला का। वेनेजुला जो है वो चाइना को तेल ज़्यादा सप्लाई करता था, एंड चाइना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेनेजुला से ऑयल बाय करता था, और उसी के चलते चाइना जो है वो पेमेंट करता था युआन में। तो सबसे बड़ा जो ये मार पड़ा है, वेनेजुला पे अटैक हुआ है, वो मार पड़ा है चाइना को, क्योंकि अभी चाइना जो है वो युआन में परचेस नहीं कर पाएगा, और अगर वेनेजुला पे यूएस का कंट्रोल आ गया तो फिर यूएस विल नॉट डिक्टेट कि कितना ऑयल चाइना के पास जाना चाहिए और कौन से रेट में जाना चाहिए। तो जो डिस्काउंट मिलता था चाइना को, जैसे इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने पे डिस्काउंट मिलता था, वो डिस्काउंट भी चाइना को अभी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। और हो सकता है कि जो अभी चाइना युआन में ट्रेड करता था, अभी उसको भी डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा यूएस आता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि भैया मेरा जो पावर जो है वो खतरे में, तो डायरेक्ट वो सीधा अटैक करके तख्ता पलट है, सत्ता पलटा देता है, और फिर उसके चलते फिर लोग जो रहते हैं डर जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन अभी नहीं करते, नहीं तो अपने कंट्री में भी अटैक हो जाएगा। तो ये बात रही पूरे प्रॉपर अपने जियोपॉलिटिक्स की कि व्हाई यूएस हैज अटैक्ड वेनेजुला, एंड वेनेजुला इज हैविंग लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आई से, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी हमारे रिसर्च टीम में बात हो रही थी कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में बात हुई कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल मिला है, ऑयल रिजर्व मिला है, बट इट इज़ नॉट प्रूवन येट। जब खोदने जाते हैं ना, ऐसा जब मिलता है ना, तब खोदने जाते हैं तब पता चलता है एक्चुअल में क्या है। जैसे अपने इंडिया में भी अंडमान में बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है, ऐसा अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था बीच में, 2-5 महीने पहले की बात है, और उन्होंने बोला था अगर यहाँ पे इतना तेल है तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 20 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। राइट नाउ जस्ट फॉर द रेफरेंस वी आर एट $4 ट्रिलियन, तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी रातों रात 5 गुना बढ़ जाएगी, 5 ट्रिलियन नहीं, 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन हो जाएगी। और इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट, आई थिंक चाइना इज द लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है। तो अपना इंडिया का जो इम्पोर्ट्स है वो रिलायंस कम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही बना रहे हैं अपना, अभी तेल जो है सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। तो उसके चलते फिर अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, अपना जो डेफिसिट है वो घट जाएगा। बट अगेन इट्स मैटर ऑफ कि क्या वो प्रूव हो पा रहा है कि नहीं। अभी वो लोग वहाँ पे जाके डिग करेगा, एक्सप्लोर करेंगे, पता चलेगा कितना रिजर्व्स है। तो ऐसे बातें चलती रहती है कि यहाँ रिजर्व मिला है, वहाँ रिजर्व मिला है, बट प्रूवन रिजर्व्स बाद में एट एंड ऑफ द डे जब जो प्रूव होता है वही प्रूव है, मतलब वही फाइनल है। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि कुछ भी, मतलब अपने को हम कुछ भी दावा ठोक सकते हैं, बट जो प्रूव है वो अनलेस अंटिल इट्स नॉट प्रूवन, उस पर हम भरोसा नहीं रख सकते। तो वेनेजुला वाला जो प्रूवन है ऑयल रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, और ये बातें चल रही थी कि वेनेजुला पे अटैक होगा, 5 साल से चल रही थी, और पिछले 20 दिनों में 15 दिनों में संकेत आ गए थे कि वेनेजुला पे अटैक होगा। अभी इसके चलते क्या होता है ना कि अपने इंडिया में कुछ कंट्रीज़ है जो, इंडिया में कुछ कंपनीज़ हैं, तो जो कंपनीज जो जिसको बेनिफिट होगा, अभी इंडिया में जो अपना ऑयल रिफाइनिंग सबसे बड़ा है वो रिलायंस है। अगेन अभी मैं जो कंपनीज के नाम बोलूँगा इट्स नॉट रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन मत लेना, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। सो रिलायंस है उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो वेनेजुला का जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। दूसरे सब, अब अगर आप ओपेक की बात करो ना, उनके ऑयल की प्योरिटी थोड़ी अच्छी होती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, जैसे अपना सऊदी हो गया, और फिर अपना
इस साइड में देखने आओ तो फिर सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गए। तो इनका जो ऑयल रहता है उसका क्वालिटी बढ़िया रहता है, थोड़ा पतला रहता है, रिफाइन करने में ईजी होता है। तो इट्स वेरी इजी कि उसमें से आप पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर आप बात करो कि वेनेजुएला हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया के पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है। बट नाइजीरिया और ये सब जो ऑयल है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसको बहुत रिफाइन करना पड़ता है, इम्प्योरिटी बहुत इसके अंदर ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर प्रोसेस भी ज़्यादा लग जाता है। और फिर बोलते हैं नेट नेट इतना माल मलाई निकलती नहीं है जितनी अपने को चाहिए। बट रिलायंस के पास ऐसी मशीनरी है कि वो वेनेजुएला का जो गाढ़ा ऑयल, इम्प्योर ऑयल है, उसको भी अच्छे से रिफाइन कर सकता है। तो रिलायंस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस वेनेजुएला थिंग, क्योंकि वहाँ से अभी नया तेल निकलना शुरू होगा। अभी तो यूएसए सैंक्शन लगा के रखा था तो बहुत कम प्रोडक्शन होता था वहाँ पे, बट अभी रिजर्व के पास यूएसए के पास आ गया अभी सब सारा ये रिजर्व जो वेनेजुएला का है। तो सैंक्शन धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगी, वेनेजुएला भी अपना जो तेल है वो मार्केट में पहुंचा पाएगा। और इससे अच्छी चीज़ ये है कि पर्सनली मैं बोलता हूँ कि इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक चीज़ ये हुई है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना वो कैप रह गए। अभी मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर जो ऑयल है वो $80 या $100 के पास जाएगा, क्योंकि वही है कि अभी जैसे ही डॉलर का भाव ऊपर बढ़ेगा, ट्रम्प वहाँ से बोला कि भैया पंपिंग स्टार्ट कर लो अपना वेनेजुएला में और वहाँ से तेल निकालना शुरू कर लो। तो ओवर सप्लाई जो है वो आते रहेगी मार्केट में, और उसके चलते जो ऑयल का प्राइस है वो स्टेबल रहेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे लगता है कि नीचे भी जा सकता है, बट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है अनलेस अंटिल एनी ब्लैक स्वान इवेंट ट्रिगर्स। कंपनीज की बात करें तो दूसरा कंपनी ये आता है कि ओएनजीसी है। ओएनजीसी की जो एक सब्सिडरी होती है, एक फॉरेन नाम है ओएनजीसी विदेश, तो उसका बहुत सालों से पैसा अटका पड़ा था वेनेजुएला ऑयल फील्ड्स में, और वहाँ पे ये कंपनी ओएनजीसी विदेश जो है वो बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती थी। बट यूएस के चलते फिर वहाँ से जो डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालना था उनको, वो रिपेट्रिएट नहीं कर पाए थे इंडिया में, बिकॉज सैंक्शनिंग लग गया था यूएस की तरफ से। तो मेरे ख्याल से 10-12 साल से वो पैसा पड़ा हुआ है, जैसे का इट्स मोर देन $1 बिलियन। तो वहाँ से अभी ये जब जैसे जैसे ट्रम्प भैया टेक ओवर करेंगे तो धीरे धीरे ढील देना शुरू करेंगे, फिर जो जो पैसा अपना अटका पड़ा है लोगों का वो वहाँ से हम लोग रिपेट्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है ओएनजीसी के पास मोटा मोटी 9,000 करोड़ रुपया आएगा $1 बिलियन के हिसाब से, तो डेट वुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर देम। और तीसरी कंपनी मुझे लगती है जो बेनिफिट होगी वो होगी जिंदाल ड्रिलिंग, क्योंकि वहाँ पे भी ऑयल ड्रिल जो है वो ऑयल ड्रिलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जिंदाल ड्रिल जो इंडिया की कंपनी है वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे अपना जो ज़मीन के अंदर जब खुदाई और सब करना है प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रिसिशन के साथ में, तो जिंदाल ड्रिल जो है उसके इक्विपमेंट्स जो है काफ़ी डिमांड में रह गए मुझे लगता है, और उसी के चलते फिर रेवेन्यूज कंपनी का बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। और लास्ट मैंने चेक किया था कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भागे। आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट 4-5x पी और बुक वैल्यू ऑफ 1x, प्राइस टू सेल्स ऑफ समथिंग 1x। तो देयर काइंड बी अप मूव्स, और अगर अप मूव आते तो आपको पता है कि फिर why these stocks are moving. Again मैं कहता हूँ this is not a recommendation, only for knowledge purpose I am sharing this with you. और बात करते हैं फिर दूसरे जियोपॉलिटिकल एंगल की, कि अभी जो स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे चाइना के पास आई थिंक पूरी दुनिया के 70-80% रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना के पास है। तो उसमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स और वो सब बनता है, और काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स के जिसके नाम भी आप नहीं बोल पाओगे, बट सारा वो न्यूक्लियर और वो सब में यूज़ होता है। तो चाइना का एक जो पकड़ था वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास भी अच्छा खासा रिजर्व्स है अपने रेयर अर्थ मिनरल का। तो वहाँ से भी यूएस की एक पकड़ बनेगी, और जो एक चाइना ने जो एक नाक दबा के रखा था यूएस का वो नहीं होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो अपना वेनेजुएला के पास में बहुत अच्छे रिजर्व्स है, जैसे कि गोल्ड की अगर हम बात करें तो 800 कितना बोलते हैं 800 टन गोल्ड है उनके पास में। तो इट्स मोर देन दैट, आई थिंक 800 टन से ज़्यादा गोल्ड है। आयरन ओर की बात करें तो इट्स समथिंग अराउंड मोर देन 4 बिलियन टन्स। और फिर उसके बाद में अपने पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आ जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, फिर अपना फॉस्फेट हो गया, निकेल हो गया। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वेनेजुएला के पास में। कोल के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है, मोर देन 500 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स है वेनेजुएला के पास में। तो इट्स अ वेरी नेचुरल एसेट रिच कंट्री। और यही होता है कि अगर आपके कंट्री के पास में नेचुरल एसेट ज़्यादा है तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आप देखोगे पास्ट में भी आज से 200-300 साल पहले अफ्रीका जो है वो बहुत नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री हुआ करता था, और फिर वहाँ पे वो गोरों ने जाके पूरा कब्जा कर लिया, फिर उनको स्लेव्स बना दिया और सारा कब्जा करके
सब उन लोग ने नेचुरल रिजर्व जो है माइन कर करके, डायमंड जो होता था, गोल्ड होता था, वो सब माइन कर करके अपने घर लेके गए। और ऐसे ही ये सारे गोरे लोग अमीर हुआ है कि कॉलोनाइजेशन कर लो, जो कंट्री के पास ज़्यादा रिजर्व होते हैं वहाँ पे जाओ, बस जाओ, उनके ऊपर राज करो, उनको मारो, उनको स्लेव्स बनाओ, और बाद में सारा जो अपना जो निकलता है सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लेके अपने घर भाग जाओ। वही उन्होंने इंडिया के साथ भी किया था, सोने की चिड़िया थी अपनी इंडिया, और फिर पूरा कंगाल करके अपने को छोड़ के चले गए थे। तो जो जो देश के पास में ज़्यादा नेचुरल रिजर्व्स होता है, अपने आप को बचाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही जो देश होते हैं आपके ऊपर कब्जा करते हैं, और फिर आपको वही सरेंडर करना पड़ता है, या तो फिर आप फांसी पे लटका जाते हो। हमने वही देखा पास्ट में क्या हुआ, इराक वॉर हुआ था, वहाँ पे भी सेम स्टोरी था कि ऑयल की बात हुई थी। बोलते हैं कि न्यूक्लियर अटैक्स होने वाले थे वहाँ से, क्योंकि वो लोग न्यूक्स डेवलप कर रहे थे। बट देर आर कॉन्स्पिरेसी थियरीज टू, जो बोलते हैं कि वहाँ पे आज तक के डेट में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स पाए नहीं गए। सेम केस वॉज विथ लीबिया, बट अगेन देर आर रिपोर्ट्स विच है कि आज तक वहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन्स है आज तक फाइंड नहीं किए। तो यूएस बोलता है कि न्यूक्लियर थ्रेट है और उसी के चलते जाते हैं और अटैक करता है। बट होता है कि वहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ज़्यादा होते हैं, प्रूवन ऑयल रिजर्व ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जाके अटैक करता है। वेनेजुएला के पास भी वही था, और फिर वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अभी यहाँ पे तो ऐसा था कि आर्मी का ही पेट भरा दिया था, उनको ही माल मलाई खिला के बिठा दिया था कि भैया आप कुछ आके कुछ आप एक्टिविटी मत करना, हम आएंगे चुपचाप लेके जाएंगे, आपको सिर्फ जो है तमाशा देखना है, आपके घर पे जो मिठाई के बॉक्स है वो पहुंच जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी वेनेजुएला की और यूएस की। और अभी देखते हैं इसके चलते क्या होता है। चाइना ने इसको अपोज किया है, रशिया भी बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट डन, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में जाके किसी भी कंट्री पे ऐसा अल्लाह बोल नहीं सकते। तो बातें चल रही है अभी, लेट्स होप इट्स नॉट गेटिंग एस्केलेटेड। और कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है, विल दिस लीड टू सम मोर एस्केलेशन, या दिस इज डन एंड डस्टेड थिंग? क्या चाइना इसके ऊपर एक्शन लेगा, क्या रशिया इसके ऊपर एक्शन लेगा? और भी आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड, उनको पता चला क्या हो रहा है दुनिया में। एंड लाइक तो कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आप 22 मिनट वीडियो देखे और लाइक किया, तो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट हम दे रहे, तो चैनल को थोड़ा सा एल्गोरिदम जो है वो एक्टिव रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।